है कि पंजाब और हरियाणा में ये प्रोटेस्ट ज़्यादा हो रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि दोनों स्टेट की जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है। दूसरी चीज़, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हर साल गेहूं और चावल बल्क में खरीदती है। हरियाणा 60% से ज़्यादा प्रोडक्शन करता है बासमती राइस का, और पंजाब ऑल ओवर इंडिया में 2/3 से ज़्यादा गेहूं प्रोड्यूस करता है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट बल्क में गेहूं और चावल खरीदती है तो स्टेट को 8.5% टैक्स देती है, जिसमें से 2.5% एपीएमसी मंडी को जाता है और 6% डायरेक्टली स्टेट के पास जाता है। अगर मैं सिर्फ पंजाब की बात करूं तो लास्ट ईयर 3600 करोड़ रुपए मिले थे इसी टैक्स से, जो कि ये लोग यूज करते हैं फ्री इलेक्ट्रिसिटी वगैरह देके फार्मर्स को इलेक्शन के टाइम पे। तो इस बिल के आने से अब वो चीज बंद हो जाएगी। ऐसा नहीं था कि गवर्नमेंट को पता नहीं था कि कौन कौन से स्टेट में प्रोटेस्ट होंगे या किस लेवल के प्रोटेस्ट होंगे, कौन कौन पार्टी छोड़ सकता है। गवर्नमेंट को बहुत अच्छे से पता था, इसीलिए ये बिल जून में कोविड के टाइम पे लाया गया। प्रॉब्लम यह है कि हर एक पार्टी को पता है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है 15% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन अगर मॉडर्न इकोनॉमी की बात करें तो एग्रीकल्चर को हमेशा सेकेंडरी रखते हैं लोग। लेकिन उसके साथ साथ एक प्रॉब्लम यह भी रहती है कि 45% पॉपुलेशन इंडिया की डायरेक्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है और 15% इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। यानी कि कोई ट्रैक्टर की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, कोई पेस्टिसाइड बना रहा है, तो 58% लोग डायरेक्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। और जब इतना बड़ा वोट बैंक इन्वॉल्व होता है किसी चीज में, तो वहां से शुरू होती है पॉलिटिक्स। आप नोटिस करेंगे किसान इनके मैनिफेस्टो में रहता है, किसान इनके भाषणों में रहता है, लेकिन किसान कभी भी इनके रियल एजेंडा में नहीं रहता। जब से देश आजाद हुआ और जितनी भी गवर्नमेंट आई है, सबने एक ही राग अलापा है कि पहले किसान कच्चे में रहता था, हमने पक्का कर दिया। पहले वो चूल्हा जलाता था, हमने गैस दिला दी। जबकि असल बात यह है कि पक्के मकान में वही रह रहा है जिनके बच्चे खेती छोड़ के बाहर जॉब करने गए हैं। जिनका परिवार आज भी खेती में लगा है, वो कच्चे मकान में रह रहे हैं आज भी। सबसे ज्यादा किसान के बच्चे फौज में जाते हैं। एक लग्जरी कार खरीदने आप अगर जाएंगे तो 7.5% से रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट होता है। वहीं एक किसान ट्रैक्टर लेने जाता है और उसको लोन कराना है तो 17% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। एवरेज लैंड होल्डिंग है इंडिया के अंदर 1.1 हेक्टेयर। अगर मैं 1 हेक्टेयर की बात करूं तो उसमें से 27 कुंटल गेहूं निकलता है 6 महीना खून पसीना बहाने के बाद। जो करंट रेट चल रहा है वो है 1925 रुपए पर कुंटल, जो गवर्नमेंट ने एमएसपी पे डिसाइड कर रखा है। तो उस हिसाब से एक किसान की 6 महीने की इनकम हो गई 51,975 और मंथली इनकम हो गई 8,662 और एक दिन की इनकम हो गई 288। और ये एक जने की इनकम नहीं है, क्योंकि पूरा परिवार उसमें इन्वॉल्व होता है, तो ये पूरे परिवार की इनकम है। इससे ज्यादा पैसा अगर एक इंसान किसी रेलवे के जंक्शन में जाए और सिर्फ 4 ट्रेनों के अंदर चढ़ जाए और वो मांगना चालू करे तो इससे ज्यादा पैसा कमा लेगा। जब से देश आजाद हुआ है किसान की इनकम 19% बढ़ी है। मतलब आजादी के टाइम पे अगर वो 100 रुपए कमा रहा था तो आज की डेट में वो 119 रुपए कमा रहा है। वहीं एक एमपी की सैलरी 280% बढ़ी है। और अगर एक एक्स एमएलए एक्स एमपी बनता है तो वो 2-2 बार पेंशन उठाता है। एक एमपी का अगर आप सैलरी ब्रेकअप देखोगे तो पूरे साल भर में उसके ऊपर जो कॉस्ट लगती है वो 40 लाख रुपए लगती है। मैं इन हैंड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जो कॉस्ट लगती है उसकी बात कर रहा हूं। और जिस रेट कार्ड में इनके कैंटीन में सामान मिलता है, पूरे इंडिया के अंदर वो रेट कार्ड में आपको सामान नहीं मिल सकता। जबकि उस रेट कार्ड की असली जरूरत तो एक किसान को है, ना कि करोड़पतियों को। करंट एमएसपी अगर आप मक्के की चेक करेंगे तो 1850 रुपए पर कुंटल है। अगर वहीं मैं केजी में बात करूं तो 18 रुपए 50 पैसे पर केजी है। और आप मार्केट में रेट चेक करेंगे तो 480 रुपए पर केजी, और थोड़ा सा अगर फ्लेवर्ड में आप जाएंगे तो 700 रुपए पर केजी है। तो ये जो डिफरेंस है, इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि बीच में कितना बड़ा मुनाफा छुपाया जा रहा है। ये पूरी दुनिया में इकलौती ऐसी जगह है जहां पे ओनर सस्ते में बेच रहा है और कंज्यूमर महंगे में खरीद रहा है, और जिसका ना लैंड है ना अनाज है, जो मिडिल मैन है वो सबसे ज्यादा मुनाफा कमा रहा है। और रही बात पार्लियामेंट में ये बिल सही तरीके से पास हुआ, वॉइस वोटिंग सही थी या गलत थी, तो इन सब चीजों में पढ़ के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये सारी पार्टियां मिलकर बस एक्टिंग कर रही हैं मदद करने की। कोई एक्चुअल में मदद करना नहीं चाहता। 2019 में अगर आप ऑपोजिशन का मैनिफेस्टो देखेंगे तो पैराग्राफ 7 और सब क्लॉज 11 में वो लोग यही बिल लाने की बात कर रहे हैं। इनफैक्ट 2012 में ऑपोजिशन ने खुद स्मॉल स्केल पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराई थी, और आज की डेट में वो कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी की हत्या हो गई है। 2001 में नवंबर के मंथ में अमृतसर के अंदर जो हमारी रूलिंग गवर्नमेंट है, वो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को खुद ही अपोज कर रही थी। और ऐसा नहीं कि कोई और लीडरशिप कर रही थी, जो करंट लीडरशिप है वही इस चीज का अपोज कर रही थी। और आज की डेट में ये गेम चेंजर हो गई। किसानों की कंडीशन सही करने के लिए कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। एक छोटा सा फ्रेमवर्क चाहिए जिसमें किसान, जो कि लैंड का ओनर है, जिसकी फसल है, उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो। जब से हमारा देश आजाद हुआ है, हमारी गवर्नमेंट ने बहुत बड़े बड़े डिसीजन लिए हैं। पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, 370 हट गया, रातों रात 500,000 के नोट हट गए। तो इन सब डिसीजन के आगे ये सब बहुत छोटी सी चीजें हैं, लेकिन ये होगा पॉसिबल तभी जब गवर्नमेंट चाहेगी।